गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 22 यानी कि प्रैक्टिस सेट 22। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 22। प्रश्न 1 है छायावाद को हिंदी का रोमांटिक आंदोलन कहे जाने का मुख्य आधार क्या है? ए है प्रकृति चित्रण की बहुलता, बी है रहस्यवाद की प्रधानता, सी है व्यक्तिवाद एवं आत्मानुभूति का उत्कर्ष, डी है संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग। तो प्रश्न 1 का सही आंसर आप लोग कीजिए। प्रश्न 1 का सही आंसर, तो प्रश्न 1 का सही आंसर है सी व्यक्तिवाद एवं आत्मानुभूति का उत्कर्ष। छायावाद को हिंदी का रोमांटिक आंदोलन कहे जाने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी व्यक्तिवाद एवं आत्मानुभूति का उत्कर्ष। यानी छायावाद में मैं की प्रतिष्ठा, छायावाद में मैं की प्रतिष्ठा, आत्मानुभूति, स्वच्छंदता और कल्पनाशीलता प्रमुख है। यह विशेषता इसे यूरोपीय रोमांटिक आंदोलन के समांतर रखती है। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है सी। जहां पर व्याख्या करना होगा वहां पर मैं व्याख्या कर दूंगी। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। हम आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्न पढ़िए और क्वेश्चन टिक करिए। प्रश्न 2 है कि कामायनी में इड़ा और मनु का द्वंद्व किस दार्शनिक प्रतिपादन की ओर संकेत करता है? ए है भौतिकवाद और आध्यात्मवाद, बी है बुद्धि और भावना, सी है कर्म और भाग्य, डी है समाज और व्यक्ति। तो प्रश्न 2 कह रहा है कि कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। क्या है कि कामायनी से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। कामायनी में इड़ा और मनु का द्वंद्व किस दार्शनिक प्रतिपादन की ओर संकेत करता है? तो प्रश्न 2 का सही आंसर है बी, बुद्धि और भावना की तरफ। बुद्धि और भावना यानी कि कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने मनु यानी मन, भावना और इड़ा बुद्धि तर्क यानी बुद्धि तर्क के माध्यम से मनुष्य के भीतर के द्वैत को रूपायित किया है। मनुष्य के भीतर के द्वैत, मनुष्य के भीतर के द्वैत को रूपायित किया है, यह दार्शनिक प्रतीकात्मक काव्य है। कैसा है? तो यह दार्शनिक प्रतीकात्मक काव्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि प्रगतिवाद और नई कविता के बीच मूलभूत अंतर किस स्तर का है? प्रश्न 3 ए है भाषा, बी है छंद, सी है वैचारिक प्रतिबद्धता बनाम अस्तित्व बोध, डी है ग्रामीण जीवन का चित्रण। तो प्रश्न 3 यानी कि प्रगतिवाद और नई कविता के बीच मूलभूत अंतर किस स्तर पर है? तो इसका सही आंसर है सी, वैचारिक प्रतिबद्धता बनाम अस्तित्व बोध। यानी कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद विचारधारा, चलिए मैं लिख देती हूँ प्रगतिवाद मार्क्सवाद विचारधारा चलिए लिख, और वर्ग संघर्ष से जुड़ा है। विचारधारा और वर्ग संघर्ष से जुड़ा है, जबकि थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, जबकि नई कविता
जबकि नई कविता व्यक्ति के अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व संकट और आधुनिक विखंडन पर केंद्रित है। अस्तित्व संकट और आधुनिक विखंडन पर केंद्रित है। तो प्रश्न 3, प्रगतिवाद और नई कविता के बीच मूलभूत अंतर किस स्तर पर है? तो इसका सही आंसर है सी, वैचारिक प्रतिबद्धता बनाम अस्तित्व बोध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि गोदान को भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य क्यों कहा जाता है? गोदान को भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य क्यों कहा जाता है? ए है, इसमें वीर रस की प्रधानता है। बी है, इसकी भाषा अत्यंत अलंकारिक है। सी है, इसमें समूचे ग्रामीण समाज की संरचनात्मक व्याख्या है। डी है, यह लंबा उपन्यास है। तो गोदान किसका उपन्यास है? तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो गोदान को भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य क्यों कहा गया है? इसका सही ऑप्शन है सी, इसमें समूचे ग्रामीण समाज की संरचनात्मक व्याख्या है। यानी कि गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने केवल होरी की कथा नहीं कही है, बल्कि जमींदारी, साहूकारी, जाति व्यवस्था और शहरी ग्रामीण द्वंद्व का व्यापक चित्रण किया है। और शहरी ग्रामीण द्वंद्व का व्यापक चित्रण किया है। चलिए चित्रण यहां लिख देती हूँ, चित्रण किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 8, डी है 10। तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? इसका सही आंसर है बी, 5 बोलियां हैं। कितनी है? तो 5 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि तार सप्तक का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तार सप्तक का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ए है छायावाद का अंत, बी है प्रयोगवाद की उद्घोषणा, सी है प्रगतिवाद का विरोध, या फिर डी है गद्य आंदोलन की शुरुआत। तो प्रश्न 6 का सही आंसर करिए आप लोग। प्रश्न 6, तार सप्तक का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो प्रश्न 6 का सही आंसर है बी, प्रयोगवाद की उद्घोषणा। यानी कि तार सप्तक का संपादक अज्ञेय ने किया है। किसने किया है? तो अज्ञेय ने किया है। तार सप्तक का संपादक अज्ञेय ने किया है। यह कविता में प्रयोगशीलता, आत्मसंघर्ष और नई संवेदना की घोषणा है। तार सप्तक का ऐतिहासिक महत्व है प्रयोगवाद की उद्घोषणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि नई कहानी आंदोलन की केंद्रीय संवेदना क्या है? ए है राष्ट्रीयता, बी है आध्यात्मिकता, सी है मध्यवर्गीय जीवन का अस्तित्व संकट, या फिर डी है ग्रामीण रोमांस।
तो नई कहानी आंदोलन की केंद्रीय संवेदना क्या है? प्रश्न 7 का सही आंसर करिए आप लोग, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक करेक्ट ऑप्शन है और 3 रॉन्ग है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को चुनना है। तो प्रश्न 7, नई कहानी आंदोलन की केंद्रीय संवेदना क्या है? इसका सही आंसर है सी, मध्यवर्गीय जीवन का अस्तित्व संकट। इनके मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ने व्यक्ति की आंतरिक टूटन, अकेलापन और संबंधों के विघटन के केंद्र में रखा है। किसे? तो नई कहानी आंदोलन। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है सी, मध्यवर्गीय जीवन का अस्तित्व संकट। जो हम बोल रहे हैं आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि प्रश्न की व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 कि निराला की कविता को छायावाद से भिन्न किस कारण माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता को छायावाद से भिन्न किस कारण माना जाता है? तो आप लोग आंसर कीजिए। ए है प्रकृति का अभाव, बी है मुक्त छंद का प्रयोग, सी है अलंकारहीनता, फिर डी है राष्ट्रीयता का अभाव। तो प्रश्न 8 का सही आंसर कीजिए। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8 का सही आंसर है बी, मुक्त छंद का प्रयोग। यानी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने छायावाद भावभूमि के भीतर रहते हुए, देखिए छायावाद भावभूमि के भीतर रहते हुए भी छंद विधान को तोड़ो और मुक्त छंद की प्रतिष्ठित किया, विधान को तोड़ा। यानी निराला ने छायावादी भावभूमि के अंदर रहते हुए भी छंद विधान को तोड़ा और मुक्त छंद को प्रतिष्ठित किया, जिससे वे संक्रमणकालीन व्यक्तित्व बनते हैं। कौन? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संक्रमणकालीन व्यक्तित्व बनते हैं। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि संक्रमणकालीन व्यक्तित्व किसका है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। प्रश्न 9 है कि छायावादोत्तर कविता में, प्रश्न 9 है कि छायावादोत्तर कविता में आ कविता का मूल स्वर क्या है? ए है अलंकारिकता, बी है यथार्थ का नग्न प्रस्तुतिकरण, सी है भक्ति भाव या फिर डी है राष्ट्रवाद। तो प्रश्न 9 का सही आंसर करिए आप लोग। प्रश्न 9, छायावादोत्तर कविता में आ कविता का मूल स्वर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, यथार्थ का नग्न चित्रण। यानी कि आ कविता में सजावट का विरोध और जीवन की कड़वी सच्चाई को सीधे रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति मिलती है। यह नई कविता के बाद की तीव्र प्रतिक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का मूल अंतर किसमें निहित है? इनके भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का मूल अंतर किसमें निहित है? ए है भाषा, बी है राष्ट्रवाद, सी है भावुकता और नैतिक अनुशासन, डी है गद्य बनाम पद्य। तो प्रश्न 10 का सही आंसर आप लोग करिए। प्रश्न 10 जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है और एक ऑप्शन करेक्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आप लोगों को चुनना है। तो प्रश्न 10 का सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, भावुकता और नैतिक अनुशासन। इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में भावुक राष्ट्रवाद और नवजागरण था। क्या था? चलिए मैं इसको लिख देती हूँ कि भारतेंदु के समय में भावुक राष्ट्रवाद और नवजागरण था। क्या था? तो नवजागरण था। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य में नैतिकता
अनुशासन और सुधारवादी दृष्टि को प्रमुखता दी। किसने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार किससे अधिक जुड़ता है? प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार किससे अधिक जुड़ता है? ए है मार्क्सवाद, बी है अस्तित्ववाद, सी है वेदांत या फिर डी है भक्ति। तो प्रश्न 11 का सही आंसर है बी, अस्तित्ववाद। क्या है? तो प्रश्न 11 का सही आंसर है बी, अस्तित्ववाद। इनके प्रयोगवाद और नई कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता, अकेलापन, अनिश्चय और आत्मसंघर्ष प्रमुख है, जो अस्तित्ववादी दर्शन से साम्य रखते हैं। तो प्रश्न 11 का सही आंसर है बी, अस्तित्ववाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान या फिर डी है झारखंड। तो प्रश्न 12 का सही आंसर करिए आप लोग। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो इसका सही आंसर है बी, बिहार की बोली है। कहाँ की है? तो यह बिहार की बोली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 कह रहा है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। ए अवधी, बी है भोजपुरी, सी है ब्रज, डी है मागधी। तो उकार बहुला बोली मानी जाती है या कहाँ की बोली मानी जाती है? प्रश्न 13 का सही आंसर आप लोग करिए। तो प्रश्न 13 का सही आंसर है ए अवधी, यानी उकार बहुला बोली अवधी मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है किसे पूर्वी भी कहते हैं, यानी किस बोली को पूर्वी बोली भी कहते हैं? ए है अवधी, बी है बघेली, सी है भोजपुरी या फिर डी है खड़ी बोली। तो किसे पूर्वी भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। प्रश्न 14 का सही आंसर दीजिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। इसका सही आंसर है प्रश्न 14 का सही आंसर है सी, भोजपुरी, यानी भोजपुरी को पूर्वी बोली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? ए है दलित सेन, बी है गोपाल स्वामी अयंगर, सी है महात्मा गांधी या फिर डी है आचार्य शुक्ल। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर कीजिए। प्रश्न 15, तो इसका सही आंसर है बी, गोपाल स्वामी अयंगर। कौन है? तो गोपाल स्वामी अयंगर। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पसंद आ रहा है। चैनल पर बने रहिए और इसी तरह के वीडियोस देखते रहिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। अगला प्रैक्टिस सेट होगा 23। थैंक यू।